अध्याय 81। मुझे लगता है कि वह पागल है। जियान किन के हिंसक वन सफाई अभियान ने बागान को एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार के खाली मैदान में बदल दिया। इस समय जियान किन और सार्थक युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने थे। जियान किन, क्या तुमने ये सभी युद्ध कौशल सीख लिए हैं? सार्थक ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे पता तो है कि कैसे करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब ये बिल्कुल जरूरी हो। जियान किन, सार्थक, ओह, मुझे लगता है कि ये युद्ध तकनीकें कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हैं। मुझे न केवल इस बात का डर है कि दुश्मन इनका सामना नहीं कर पाएगा, बल्कि मुझे इस बात का भी डर है कि मैं खुद भी इनका सामना नहीं कर पाऊंगा। ओह, जियान किन का मन किया कि वह अपनी आंखें घुमा ले। तुम्हारे बुनियादी युद्ध कौशल तो वाकई कमाल के हैं। क्या तुम पहली बार युद्ध कौशल का इस्तेमाल कर रही हो? जियान किन चिल्लाए, चलो अपनी सारी युद्ध कला का प्रदर्शन करो ताकि मैं तुम्हारा स्तर देख सकूं। सार्थक, यह अच्छा नहीं होगा। बहन किन, तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो क्या होगा? क्या दादाजी मुझे टुकड़े टुकड़े नहीं कर देंगे? मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो तो कोशिश करके देखो। इतना कहने के बाद जियान किन ने अचानक जमीन पर पैर पटका और सार्थक को लात मारी। 1 मिनट रुकिए, बस 1 सेकंड। टकराना। सार्थक 7-8 मीटर दूर जा गिरा और पीठ के बल जोर से जमीन पर आ गिरा। अगर उसने छड़ी से वार को न रोका होता तो शायद अब तक वह जमीन पर औंधा पड़ा होता। बहन शियाओकिन, मुझे कुछ कहना है, कृपया अभी मुझ पर हमला मत करो। पहले लड़ो फिर बात करो। अपनी युद्ध क्षमताओं का इस्तेमाल करो। सार्थक के कुछ बोलने से पहले ही जियान किन ने फिर से हमला कर दिया, इस बार बिना हथियार के। लेकिन उस लात ने ही साबित कर दिया था कि जियान किन की ताकत भयानक थी। अपनी शक्ति को दबाए रखने के बावजूद भी उसने सार्थक को ऐसा महसूस करा दिया था जैसे वह किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहा हो। फुफकार। सार्थक ने गहरी सांस ली। क्या एक सोल मास्टर ऐसी ही होती है? ये तो जरा सी बात पर लड़ने लगती है। अगर मैं कहूं कि मैं अब और सीखना नहीं चाहता तो क्या वो मुझे मार डालेगी? छड़ी लेकर इधर आओ। सार्थक ने धीमी सी गुर्राहट निकाली और जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो जियान किन ये देखकर दंग रह गई कि उसकी आंखों में युद्ध की उन्मत्त भावना भरी हुई थी। टकराना। सार्थक ने अपने पैर से जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा बनाते हुए धक्का दिया और फिर हमला शुरू कर दिया। 10 दिशाओं के डंडे की काटने, झाड़ने और धकेलने जैसी तकनीकों के विपरीत पागल दानव डंडे की विशेषता गति, अत्यधिक गति और गति एवं हिंसा का मिश्रण है। जियान किन एक पल के लिए थोड़ा हैरान रह गया। रुको, क्या ये विंड चेजर है? कब? जियान किन को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह पवन सवार छड़ी है या नहीं, उसने पहले लड़ने का फैसला किया। उसकी मुट्ठी और छड़ी की छाया आपस में टकराई जिससे क्लान 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 की आवाज आए। जियान किन अचंभित रह गई। पवन सवार छड़ी इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? इसके अलावा जब उसने सार्थक की ओर देखा तो उसने गौर किया कि उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, मानो वह हंस रहा हो, और उसकी आंखों में पागलपन और भी स्पष्ट था। काटना। सार्थक ने अपनी लंबी छड़ी को सीधे नीचे की ओर घुमाया, लेकिन जियान किन ने उसे आसानी से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने कई तरह के वार किए, जिनमें झटका देना, वार करना, काटना, धकेलना, छड़ी से पीछे की ओर प्रहार करना और तरह तरह के अजीबोगरीब कोण शामिल थे। जियान किन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मुझे कहाँ मारोगे? आंखों पर, छाती पर, टांगों के बीच? अरे बदमाश, बस देखते रहो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तोड़ना। लेकिन तभी जियान किन की मुट्ठियों से आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण निकली और उसने तुरंत एक शक्तिशाली प्रहार किया जो छड़ी के सिरे पर लगा। टकराना। सार्थक 3-4 मीटर दूर जा गिरा, लेकिन उसने अपनी लाठी से खुद को संभाला और जमीन पर एक लंबा निशान बना दिया। जियान किन ने सार्थक को तिरछी निगाहों से देखा। उसने अभी अभी उसे मछुआरे की ताकत का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया था। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपनी 9वें स्तर की चरम शक्ति को बनाए रखती है तो वह सीधे ही भेद दी जा सकती है। हे, अगर विंडवॉकर का स्टाफ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो फ्यूरी का क्या? गर्जन। सार्थक अचानक बहुत बड़ा हो गया, उसकी गर्दन, माथे और हाथों पर नसें उभरने लगी। मारना। पलक झपकते ही सार्थक की गति अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई। पागल आदमी की छड़ी उसके हाथों में धुंधली लकीरें छोड़ रही थी और उसका हर वार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। जियान किन ने स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति को मत्स्य पालन के शुरुआती स्तर के चरम पर समायोजित कर लिया, लेकिन फिर भी उसे कुछ कठिनाई महसूस हुई। सार्थक की शक्ति बहुत अधिक थी और उसकी आक्रमण गति बहुत तेज थी।
नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम 10 सांसों से भी कम समय में हार जाओगे। तुम एक मध्यम स्तर के मछुआरे हो। इस समय दोनों बराबरी से लड़ रहे थे, चारों ओर धूल उड़ रही थी, लाठियां चमक रही थीं और हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें दौड़ रही थीं। मैदान के बाहर बूढ़े जियांग ने अपना बारबेक्यू उठाया और इस दृश्य को ध्यानपूर्वक देखा। अपने हाथ में मौजूद झींगा खत्म करने के बाद भी वह बांस की सीख को चबा रहा था। सार्थक, बस बहुत हो गया। जियांग किन बहुत हैरान थी। ये तो बिल्कुल भी जोश का आवेग नहीं था। भगवान जाने ये क्या था, पर यह निश्चित रूप से जोश का आवेग नहीं था। कोई अचानक इतना जोशीला कैसे हो सकता है कि 9वें स्तर के मछुआरे से सीधे मध्यम स्तर के मछुआरे तक पहुंच जाए। सार्थक हंस पड़ा, उसके हाथ रुक ही नहीं रहे थे। तभी छड़ी की छाया से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह हुआ। जियांग किन ने गुस्से में कहा, यह बच्चा मुझ पर आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। बैंग बैंग बैंग। आध्यात्मिक ऊर्जा के ये विस्फोट अत्यंत कम अंतराल में, लगभग पलक झपकते ही हुए, और 3 विस्फोट तेजी से एक के बाद एक घटित हुए। सार्थक, बस बहुत हो गया। जियांग किन की मुट्ठी ने एक काल्पनिक छवि बनाई जो आध्यात्मिक ऊर्जा के एक और विस्फोट से टकराए और सार्थक को एक बार फिर दूर फेंक दिया। जियांग किन रुकने ही वाली थी कि तभी एक लंबी छड़ी सीधे दरवाजे की ओर आ गिरी। कब जैसे ही बैंगनी रंग की बांस की छड़ी दूर गिरी, हवा में सरसराहट की कई आवाजें गूंज उठीं। जियांग किन ने तुरंत अपनी साधना का स्तर बढ़ाकर फिशिंग मास्टर स्तर के अंतिम चरण तक पहुंचा दिया, और फिर उसने हथेली के आकार के फेंके गए चाकुओं को रोकने के लिए हाथों की कई गतिविधियों का इस्तेमाल किया। सार्थक, इस क्षण जियांग किन को आखिरकार समझ में आया कि किसी के न सुनने का क्या मतलब होता है। लेकिन तभी उसने देखा कि सार्थक आगे की ओर झुका हुआ है और उसकी दोनों बांह जितनी लंबी कटारें उसकी ओर तनी हुई हैं। जियांग किन ने वार से बचने की कोशिश की, लेकिन कटार मानो परछाई की तरह उसका पीछा कर रही थी। दोनों कटारें सार्थक के हाथों में तितलियों की तरह घूम रही थीं। हालांकि जियांग किन की ताकत मत्स्य पालन के उस्ताद स्तर तक पहुंच चुकी थी, फिर भी सार्थक ने बार बार उसकी बांह पर वार किया। इतना ही नहीं, सार्थक ने चाकू से उसकी छाती पर वार करने की भी कोशिश की। इस बार जियांग किन क्रोधित हो उठी। पल भर में उसका शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और एक जोरदार धमाके के साथ झटके से उत्पन्न ऊर्जा की लहर ने सार्थक को 7-8 मीटर दूर उड़ा दिया। सार्थक ने बैकफ्लिप करते हुए छलांग लगाए और फिर अचानक जियांग किन को ठंडी मुस्कान दी। बिजली की तरह एक खंजर निकला जिसकी धार आध्यात्मिक ऊर्जा से कड़कड़ा रही थी और हवा में एक लंबी छाया छोड़ गई। जियांग किन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। आध्यात्मिक ऊर्जा में इतना तीव्र उतार चढ़ाव। उसने तुरंत कोमल स्वर में चिल्लाकर कहा, मुट्ठी से विनाश। टकराना। तेज धमाके से जियांग किन के पैरों के 3 मीटर के दायरे में जमीन उलट गई। जियांग किन ने अपनी मुट्ठी पर नजर डाली तो पाया कि उसकी मध्यमा और अनामिका उंगलियों पर छोटे छोटे कट लगे थे और उनसे खून बह रहा था। जियांग किन पूरी तरह से हैरान थी। एक मछुआरे ने उसे घायल कर दिया। ये कैसे हो सकता है? अगर कोई किसी को बताता तो कोई विश्वास नहीं करता, यहां तक कि वह खुद भी नहीं। वह एक कुशल तैराक थी, मानो गोताखोर हो। वह फोंगजे से भी लड़ सकती थी, फिर भी अब एक मछुआरे ने उसका हाथ काट दिया। दूसरी तरफ सार्थक ने दोबारा कोशिश करने की इच्छा जताई, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर रखा, वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। इस स्थिति में जियांग किन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वह उसे मारती तो वह बेहोश हो जाता, अगर वह नहीं मारती तो क्या ये बच्चा उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि उसे सोल मास्टर मत बनने देना। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? देखो, तुमने एक छोटे शैतान को पाल रखा है। छी छी छी। देखो, जब उसे सिर्फ स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक आती थी तब वह कितना अच्छा था। वह फूल तोड़ता था, फसलें उगाता था और कभी कभी स्वादिष्ट खाना भी बनाता था। अब वह अचानक बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता। बूढ़ा जियांग इत्मीनान से आगे बढ़ा, सार्थक की गर्दन को छुआ और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, वह सचमुच बेहोश हो गया था। जियांग किन, कौन जानता था कि वह इतनी मेहनत करेगा? बूढ़े जियांग ने उलझन में पूछा, आपने उसके लिए कौन सा युद्ध कौशल चुना? वह इतना दबंग क्यों है? जियांग किन, लड़ाई कौशल। हे, मैंने तो ये कौशल तियानशुई गांव के पुस्तकालय से उसके लिए चुने हैं। तुम्हें लगता है कि ये दबंग है? बूढ़ा जियांग, ये तो अजीब है। उसे ये दबंग युद्ध तकनीकें कहाँ से मिली? जियांग किन, हालांकि एक बात है, उसने अभी जो युद्ध तकनीकें इस्तेमाल की वे मेरी चुनी हुई तकनीकों का ही उन्नत रूप लगती हैं।
वे मूल तकनीकों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इस लड़के में कुछ गड़बड़ है। बूढ़े जियांग, बकवास। मुझे पता है कि कोई समस्या है। उसने संपूर्ण आध्यात्मिक पौधों की पुस्तक एक ही दिन में याद कर ली। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई समस्या है? जियांग किन, मुझे तो लगा कि वो पागल है। क्या आपको लगता है कि वो सचमुच पागल है? ओल्ड जियांग, हाँ, प्रतिभाशाली लोगों से हमेशा ईर्ष्या की जाती है। बिस्तर पर सार्थक के पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, मानो वह 5 दिन और 5 रात समुद्र में भटकता रहा हो, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी हड्डियां टूटकर बिखरने वाली हैं। आह आह, दादाजी, बहन किन। कुछ देर बाद वे दोनों बाहर से अंदर आ गए। बूढ़े जियांग ने कहा, बकवास। अगर तुम्हें दर्द नहीं हो रहा तो किसे होगा? तुम खुशकिस्मत हो कि शरीर की सहनशक्ति से परे इस तरह के हिंसक विस्फोट के बाद भी अपाहिज नहीं हुए। तुम्हारी सेहत अच्छी है, इसीलिए तुम अपाहिज नहीं हुए। ज्यादातर लोग तो कब के अपाहिज हो गए होते। सार्थक, सार्थक, बहन किन, तुमने ही तो मुझे अपने साथ खेलने के लिए कहा था। मैंने तुमसे थोड़ा इंतजार करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जियांग किन ने गंभीर भाव से पूछा, तुमने ये युद्ध कौशल कहाँ से सीखे? सार्थक हैरान होकर बोला, ये वही युद्ध कौशल है जिसे चुनने में बहन किन ने मेरी मदद की थी। जियांग किन, बकवास। मैंने तुम्हारे लिए जो युद्ध तकनीकें चुनी हैं, वे इतनी दबंग नहीं हैं। ये लाठी चलाने की तकनीक और खून खौलाने वाली कला का क्या मतलब है? अध्याय 82, आयोजन में बाधा डालना। सार्थक के लिए सच बोलना नामुमकिन था, इसलिए उसने तुरंत मनगढ़ंत बातें बनाना शुरू कर दिया। सार्थक, अरे, बात यह है कि मैंने उस विंडवॉकर स्टाफ को आजमाया, लेकिन उसे इस्तेमाल करना आसान नहीं था। सिर्फ तेज होने का क्या फायदा? ली गैंग भी तेज है, मैंने उसे एक ही वार में हरा दिया। तो मैंने थोड़ा नया तरीका अपनाया। मैंने अपने शरीर से कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा निकाली, उसे अपने हाथ में विस्फोटित किया, और फिर उसे इस्तेमाल करना बहुत आसान हो गया। ये शक्तिशाली और तेज है। जियांग किन और बूढ़ा आदमी पूरी तरह से अचंभित रह गए। तुम्हारा स्तर क्या है? तुमने किसी और के युद्ध कौशल को भी संशोधित कर दिया। लेकिन सच कहें तो लगता है कि संशोधन काफी शक्तिशाली था। जियांग किन, क्या आपको उत्साह महसूस नहीं हो रहा है? सार्थक, वह चीज बेकार है। मैंने उसे आजमाया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जलकर राख हो जाऊंगा, तो मैं कैसे लड़ सकता था? इसलिए मैंने उसमें फिर से बदलाव किया। मैंने आध्यात्मिक ऊर्जा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और उन्हें 5 आंतरिक अंगों पर फैला दिया, जिससे वे 5 आंतरिक अंगों के साथ उछलने लगे। खैर, जैसे जैसे वह उछलती गई, मुझे शक्ति मिली, लेकिन थोड़ा असहज महसूस हुआ। बूढ़े जियांग ने अपनी आस्तीन से पसीना पोंछा और मन ही मन सोचने लगा, ये बच्चा अभी तक जिंदा कैसे है? इसके आंतरिक अंग आध्यात्मिक ऊर्जा से घिरे हुए हैं। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था, और तुमने इसे मार डाला। बूढ़े जियांग, तुम्हें अपने आखिरी वार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा तलवार में डाल दी, और दुश्मन से टकराते ही वह फट गई। यह विचार तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? सार्थक, क्या यह इसकी जबरदस्त आक्रमण क्षमता के कारण नहीं है? लड़ाई की बात हो तो जितना मजबूत उतना बेहतर। ओल्ड जियांग, बकवास। ये चाल शक्तिशाली तो हो सकती है, लेकिन अगर दुश्मन को मारने में नाकाम रहे तो क्या होगा? या अगर एक से ज्यादा दुश्मन हो तो क्या होगा? एक ही वार में आप कितनों को मार सकते हैं? सार्थक अपना सिर खुजलाना चाहता था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी बाह में थोड़ा दर्द है, इसलिए उसने यह विचार छोड़ दिया। हालांकि उसने मन ही मन सोचा, मेरा शरीर केवल लगभग 400 आध्यात्मिक ऊर्जा ही संभाल सकता है, लेकिन मेरी कोई सीमा नहीं है। अगर यह खत्म हो जाए तो मैं इसे फिर से भर सकता हूं। मुझे किस बात का डर है? जियांग किन, तुम आराम करो। इन युद्ध तकनीकों में से पवन सवारी लाठी को छोड़कर बाकी का प्रयोग जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सार्थक, अरे, बैटल स्पिरिट मास्टर के साथ आगे क्या होगा? हम उससे कैसे निपटेंगे? जियांग किन के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। चलिए कुछ दिनों में इस बारे में बात करते हैं। एक दिन बाद सार्थक आखिरकार ठीक हो गया और समुद्र में जाना चाहता था, लेकिन उस पर 3 महीने के लिए समुद्र में जाने का प्रतिबंध लगा दिया गया और उसकी नाव जब्त कर ली गई, जिससे वह मुश्किल स्थिति में फंस गया। अब केवल बारबेक्यू स्टॉल से उसका काम नहीं चल रहा था। 1 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी वह इससे केवल 80,000 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक ही प्राप्त कर पाया था। हथियार बनाने, युद्ध कौशल अभ्यास और लड़ाइयों में खर्च होने वाली ऊर्जा को घटाने के बाद उसके पास अब लगभग 68,000 अंक ही बचे थे।
क्या ये बहुत ज्यादा है? देखने में तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन असल में इतना भी नहीं है। 9वें स्तर से ऊपर एक शिखर है और उस शिखर को पार करने पर आप फिशिंग मास्टर बन जाते हैं। मैं अब उस शिखर तक पहुंच सकता हूं और मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा 419 तक पहुंच गई है। लेकिन इस सफलता के बाद क्या होगा? ये निश्चित रूप से फिशिंग मास्टर बनने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। दादाजी, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। बूढ़ा आदमी, आप मौज मस्ती करने कहाँ जा रहे हैं? सार्थक, बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत जरूरी काम निपटाना है। बूढ़े व्यक्ति के जवाब का इंतजार किए बिना सार्थक वहां से चला गया और अपनी एकांत छोटी गुफा में लौट गया। 3 दिन बाद सार्थक तरोताजा महसूस करते हुए कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए बारबेक्यू स्टैंड पर गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि वहां कोई भी कतार में नहीं था। गंगजी कहाँ है? जैसे ही ली गैंग ने सार्थक को आते देखा, उसने उदास चेहरा बनाते हुए कहा, युवा मालिक, व्यापार ठप हो रहा है। अब कोई भी हमारा बारबेक्यू खरीदने की हिम्मत नहीं करता। 1 महीने पहले बारबेक्यू स्टॉल से जुड़े ली किंग ने उदास चेहरे से कहा, युवा मालिक, ये टाइगर हेड गैंग है। ये लोगों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी हमारा बारबेक्यू खरीदेगा, उसे अपनी मौत के लिए तैयार रहना होगा। क्या? सार्थक तुरंत क्रोधित हो गया। मेरे बारबेक्यू स्टॉल का कारोबार बंद करना मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत को काटने जैसा था। धिक्कार है। क्या ली जू ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा कर दी है? सार्थक ने अपनी छड़ी उठाए और बिना किसी झिझक के वहां से चला गया। ली गैंग ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, युवा स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? सार्थक, मैं क्या करूं? मैं जाकर उस बुरे कमीने ली जू को श्राप दूंगा। ली गैंग, ली क्विन, ली गैंग, युवा स्वामी, बेहतर होगा कि आप न जाएं। मैंने सुना है ली जू ठीक हो गया है। ली किंग, हो सकता है कि वह सचमुच ठीक हो गया हो। आखिर टाइगर हेड गैंग अमीर और शक्तिशाली है। कहा जाता है कि ली जू ने पिछले महीने बहुत सारे टॉनिक खरीदे हैं और यहां तक कि आध्यात्मिक फल लाने के लिए लोगों को समुद्र में भी भेजा है। ऐसा लगता है कि उसने कुछ प्रगति की है। सार्थक, हाँ, ठीक हो जाने से ही वो महान नहीं बन जाता। वो ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच गया और अब इतना घमंड दिखा रहा है। ली किंग, युवा स्वामी, हालांकि ली जू एक ग्रैंड मास्टर नहीं है, लेकिन उसकी क्षमता मत्स्य पालन मास्टर स्तर के शिखर पर है। भले ही वह ग्रैंड मास्टर बनने से अभी थोड़ा दूर है, लेकिन शायद ज्यादा दूर नहीं है। सार्थक की मुट्ठियां इतनी कसकर भींच गईं कि उनमें से चटकने की आवाज आए। क्या इससे मेरी जान चली जाएगी? वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सार्थक ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। टाइगर हेड गैंग ने हमें कैसे धमकाया? ली गैंग ने आह भरी, वे और क्या क्या धमकियां दे सकते हैं? वे बस हमारी दुकान के सामने खड़े होकर चिल्ला रहे थे और उन्होंने हम पर नजर रखने के लिए लोगों को भी भेज दिया था। देखो, वे दोनों जो वहां खड़े हैं मेरी दुकान की रखवाली कर रहे हैं। जो भी कुछ खरीदने की हिम्मत करता है, वे उसे धमकाते हैं। सार्थक ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वास्तव में थोड़ी दूरी पर 2 लोग उन्हें घूर रहे थे। हे, सार्थक गुस्से से भरे चेहरे के साथ सीधे आगे बढ़ा, अपनी बैंगनी बांस की छड़ी से उन दोनों आदमियों की ओर इशारा किया और बोला, टाइगर हेड गैंग। उनमें से एक ने सार्थक को नजरअंदाज कर दिया और यहां तक कि नाक सिकोड़ ली। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्या तुम किसी को मारना चाहते हो? टकराना। अगले ही पल एक व्यक्ति पीछे की ओर उड़ गया और दूसरा कुछ गड़बड़ देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक लाठी ने उसे पकड़ लिया और तुरंत जमीन पर गिरा दिया। दोनों ने खून की उल्टी की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तैरते हुए द्वीप पर बल प्रयोग करने की? प्रवर्तन दल, प्रवर्तन दल। सार्थक, अब तुम्हें पता चल गया कि इसे प्रवर्तन दल कहते हैं। तुम्हारा अहंकार कहाँ चला गया? सार्थक को अब कोई परवाह नहीं है। वह अब घर में नजरबंद है और समुद्र में नहीं जा सकता। अगर मैं किसी को मारूंगा तो बस उसे 2-4 घूंसे मारूंगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। टकराना। सार्थक आगे बढ़ा और लात घूंसे मारने लगा। एक आदमी के सिर पर पैर रखकर बोला, टाइगर हेड गैंग है ना? मैं तुम्हें याद रखूंगा। बेहतर होगा कि तुम दोबारा समुद्र में न जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाजार में कदम उठाने की हिम्मत कौन करता है? कुछ दूरी पर एक मछुआरे के नेतृत्व में कानून प्रवर्तन अधिकारियों का एक समूह पास आया और उन्होंने निर्ममता से सार्थक को फटकार लगाई। सार्थक ने अपने पैरों तले से उस व्यक्ति को लात मारकर दूर कर दिया और मछुआरे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, गंदा काम तो मैंने कर दिया, लेकिन ये दोनों तैरते द्वीप के लोगों को धमका रहे हैं और कोई भी मेरी दुकान से कुछ भी खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा है।
ये व्यवहार बेहद बुरा है। मछुआरे, आप क्या सोचते हैं? मछुआरे ने सार्थक को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या तुम सार्थक हो? बिल्कुल। मछुआरे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तैरते द्वीप पर व्यवस्था केवल वहीं बनी रहेगी। मुझे खेद है कि मछली पकड़ने के क्षेत्र में उन्होंने जो किया है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तैरते द्वीप पर लड़ाई झगड़ा मना है। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि यह तुम्हारा पहला अपराध है, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। सार्थक तुरंत हंस पड़ा। मास्टर फिशरमैन, क्या इसका मतलब यह है कि टाइगर हेड गैंग यहां किसी को भी धमका सकता है, लेकिन अगर वे बात नहीं मानते हैं तो उन्हें मछली पकड़ने के क्षेत्र में मार दिया जाएगा और फ्लोटिंग आइलैंड इसमें दखल नहीं देगा? मछुआरे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि यह बात शायद सच थी। इसके बाद सार्थक ने ली किंग की ओर मुड़कर पूछा, लेकिन टाइगर हेड गैंग का फ्लोटिंग आइलैंड पर क्या काम है? ली किंग, वो कम से कम दर्जनों कैसीनो, मछली के स्टॉल और मछली पकड़ने के चारे की दुकानें चलाता था। सार्थक, मुझे एक एक करके वहां ले चलो। ली किंग, ये है युवा स्वामी। लेकिन मछुआरे ने भौहें चढ़ाकर फुसफुसाते हुए कहा, सार्थक, अपने लिए कोई गलती मत कर बैठो। सार्थक मुड़ा, मुस्कुराया और बोला, मास्टर फिशरमैन, इस बार मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा जब तक कि कोई मुझ पर पहले हमला न करे। इतना कहकर सार्थक का चेहरा भावहीन हो गया और वह चला गया। मछुआरे के पीछे खड़े एक टीम सदस्य ने कहा, भगवान वू, क्या सार्थक कुछ ज्यादा ही अहंकारी नहीं हो रहा है? वू चेन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, सार्थक अब आत्मविश्वास से भरा है। वह भी कमजोर नहीं है। दोनों ही 9वें स्तर के शिखर पर हैं, लेकिन उसके सामने वे शक्तिहीन प्रतीत होते हैं। क्या उसके पास अभी भी कोई मौका है? वो चेन द्वारा उल्लिखित अवसर स्वाभाविक रूप से तनवीर से संबंधित है, अन्यथा सार्थक इतनी जल्दी 9वें स्तर तक पहुंचने की इतनी महान क्षमता कैसे प्राप्त कर सकता था? वो चेन ने हाथ हिलाते हुए कहा, चलते रहो, बस ये सुनिश्चित करो कि कोई लड़ाई न छिड़े। टाइगर हेड गैंग भी कोई अच्छा गिरोह नहीं है, हम किसी भी पक्ष की मदद नहीं करेंगे। ... टाइगर हेड गैंग एक जुआ अड्डा। ली किंग, युवा स्वामी, यही वह स्थान है। किसी ने तुरंत ली किंग को पहचान लिया और चिल्लाकर कहा, ली किंग, तुम गद्दार हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? ली किंग ने ठंडी सांस ली और चुप रही। सार्थक ने कहा, अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो रास्ते से हट जाओ। मैं आज जुआ खेलने जा रहा हूं। दोनों आदमी पीछे हटने को तैयार नहीं थे और सार्थक की आंखें ठंडी पड़ गईं। क्या तुम्हें मेहमानों के लिए दरवाजा खोलने का सिद्धांत समझ नहीं आता? अगर मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो इस जगह को बंद कर दो। दोनों आदमी भौहें चढ़ाकर खड़े हो गए, लेकिन आखिरकार एक तरफ हट गए। उन्होंने सोचा, अगर सार्थक जुआ खेलना चाहता है तो खेलने दो। अगर वह हारता है तो यह उसकी अपनी गलती है। लेकिन सार्थक के अंदर प्रवेश करने के 1 मिनट से भी कम समय के भीतर जुए के अड्डे के अंदर से एक कोलाहल मच गया, मानो कुछ तोड़ दिया गया हो। वो चेन के चेहरे के भाव बदल गए। चलो अंदर चलते हैं। जब प्रवर्तन दल अंदर गया तो उन्होंने सार्थक को बैंगनी रंग की बांस की छड़ी लिए हुए पाया, जिसने जुए की सभी मेजें तोड़ दी थीं। वह टाइगर हेड गिरोह के 5 या 6 सदस्यों से घिरा हुआ था, जो किसी दुर्जय शत्रु का सामना करते हुए प्रतीत हो रहे थे। सार्थक ने वू चेन की ओर उदासीनता से देखा और कहा, मास्टर एंगलर, मैंने किसी को नहीं मारा। टूटी हुई चीजों का मैं भुगतान कर दूंगा। मैं वास्तव में काफी अमीर हूं। गांगजी, पैसा कहाँ है? अध्याय 83 युद्ध की घोषणा। ली गैंग ने झट से अपनी जेब से मोतियों का एक थैला निकाला। वे सभी मध्यम श्रेणी के मोती थे। सार्थक ने एक मेज निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। ये मेजें मेरी हैं। वो चेन अवाक रह गया। तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तो फिर एक मध्यम श्रेणी का मोती क्यों नहीं छोड़ जाते? टकराना। सार्थक की बैंगनी बांस की छड़ी आध्यात्मिक प्रकाश से चमक उठी और आध्यात्मिक ऊर्जा के एक विस्फोट ने जुआघर के फर्नीचर के एक हिस्से को चकनाचूर कर दिया। किसी ने गुस्से से कहा, सार्थक, तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। सार्थक, हे, उस बूढ़े कमीने ली जू को मुझसे बात करने दो। तुम क्या हो? अगर तैरते द्वीप पर लड़ाई मना न होती तो तुम्हारा खून अब तक सूख चुका होता। दूसरी तरफ से किसी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अगर तैरते हुए द्वीप पर लड़ाई प्रतिबंधित न होती तो क्या आपको लगता है कि आप आज भी जीवित होते? सार्थक हंसते हुए बोला, ली जू को कोशिश करने दो। मैंने उसके बेटे को मारा है और मैं उसे भी देर सवेर मार ही डालूंगा। वो चेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सार्थक, अभी जल्दबाजी करने का समय नहीं है। इस जगह को तोड़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा?
ये चीजें जल्द ही बदल दी जाएंगी। सार्थक, तो फिर इसे तोड़ दो, मेरी बारबेक्यू की दुकान बंद करवा दो। अगर ली जू महीने के पहले दिन ऐसा कर सकता है तो मैं, सार्थक, 15वें दिन ऐसा कर सकता हूँ। प्रवर्तन दल भी सिरदर्द बन गया था। उन्होंने सार्थक को इतना अहंकारी कभी नहीं देखा था। तनवीर के चले जाने के बाद वह और भी अहंकारी हो गया था और उनके सामने 6 दुकानें तोड़ फोड़ कर चुका था, जब तक कि उनमें से एक दुकान पर एक मछली पकड़ने का विशेषज्ञ नहीं मिल गया। ली किंग ने सार्थक से फुसफुसाते हुए कहा, यह टाइगर हेड गैंग का ली दाव है। वह मछली पकड़ने का एक बेहतरीन नौसिखिया है और उसके कौशल काफी प्रभावशाली हैं। सार्थक, ओह, तोड़ दो। ली क्विंग, सब लोग। ली दाओ, सार्थक, तुमने हद पार कर दी है। अभी चले जाओ, तब शायद मैं इसे जाने दूं, वरना मैं तुम्हारा रास्ता रोक दूंगा। वह क्या कर सकता है? सार्थक ने अपनी बैंगनी बांस की छड़ी उठाए और घोषणा की, मैं, सार्थक, आज तुम्हें मृत्यु तक द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता हूं। क्या तुम चुनौती स्वीकार करने का साहस रखते हो? बस, ली किंग और ली गैंग को अपने सिर में एक झंझनाहट महसूस हुई। वो चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम, 9वें स्तर के मछुआरे, एक उस्ताद मछुआरे को चुनौती दे रहे हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? हा हा हा, ली दाओ हंस पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने इतिहास का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। हालांकि ऐसी अफवाहें थीं कि सार्थक ने ली लांग को मार डाला था, लेकिन ली लांग की मौत का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया था। आखिरकार ये घटना रात में समुद्र में घटी थी और वहां कुछ भी हो सकता था। और अब तैरते हुए द्वीप पर सार्थक उसे चुनौती दे रहा था। पता नहीं उसे यह हिम्मत किसने दी। ली दाओ हंसते हुए बोला, मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुमसे कैसे निपटूं, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे दरवाजे पर आ जाओगे। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि मेरे टाइगर हेड गैंग के पास लड़ने के लिए कोई नहीं बचा? तो चलो लड़ते हैं। वू चेन, सार्थक, तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचना होगा। यह कोई मजाक नहीं है। अगर तुम हार गए तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। सार्थक, मैं हार गया। मैं तो अपनी जिंदगी में कभी हारा ही नहीं। सब लोग अवाक रह गए। ऐसे समय में तुम किस बात पर शेखी बघार रहे हो? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। अगर पहले दूसरे तुम्हें जान से मारने से न डरते तो क्या तुम अजेय होते? अब लोग माहौल को गरमाना शुरू कर रहे हैं, खासकर टाइगर हेड गैंग, और अनगिनत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ली दाव सार्थक को पूरी तरह से कुचल देगा। ... इस तैरते हुए द्वीप के दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और 4 अन्य दिशाओं में खुले स्थान हैं, जिनमें कुछ विरल पेड़ हैं। ये स्थान मूल रूप से लोगों को मछली पकड़ने के कौशल को निखारने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब ईस्ट मार्केट प्रशिक्षण मैदान में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। एक मछुआरे द्वारा एक माहिर मछुआरे को चुनौती देने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि अंततः वे पूरी तरह से लोगों के समुद्र में डूब गए। ली चेन इस चुनौती का प्रत्यक्षदर्शी था, इसलिए वही प्रभारी था। उसने सार्थक को जटिल भाव से देखा। ली दाओ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? सार्थक, तुम्हारा मछली जैसा सिर फोड़ने के लिए तैयार हूं। ली चेन, शुरू करो। सार्थक ने अपने बैंगनी बांस के डंडे से आगे बढ़कर आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट किया। लेकिन ली दाओ ने ठंडे लहजे में कहा, एक छोटा बच्चा मुझसे आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोटों से खेलने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे सच में लगता है कि इस तरह के अशिष्ट युद्ध कौशल से किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? टकराना। पल भर में ली दाओ के हाथ सुन्न पड़ गए और उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। कितनी अद्भुत शक्ति! केवल शक्ति के आधार पर ही ये लड़का किसी कुशल मछुआरे के बराबर था। हालांकि ली दाओ ने तुरंत उपहास उड़ाते हुए कहा, लड़ाई सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन अधिक शक्तिशाली है। 1000 छाया छड़ी, मार डालो। सार्थक ने इस 1000 छाया वाली छड़ी को पहले भी देखा था। उसने पुस्तकालय में रहते हुए इस युद्ध तकनीक का चयन किया था और फिर जियांग किन ने इसे जमीन पर फेंक दिया था। सार्थक को हंसी आ गई। गति प्रतियोगिता। सार्थक ने अपनी पागल की छड़ी तकनीक का इस्तेमाल किया, 2 बार हंसा और बवंडर की तरह तेजी से भाग गया। तादा। सार्थक और ली दाओ ने बिजली की गति से एक दूसरे पर वार किए। उनकी हरकतों से छड़ियों की छायाओं का एक झिलमिलाहट पैदा हुई जिसने दर्शकों को चकाचौंध कर दिया। ली दाओ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह उसकी गति का मुकाबला कैसे कर पा रहा था और उसके हर हमले में इतनी ताकत क्यों थी? बैंग बैंग बैंग। ली दाओ सार्थक की गति का मुकाबला नहीं कर सका। उसे सीने में वार किया गया और बैंगनी बांस की छड़ी से उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार हुआ।
वह हवा में उछल गया, उसका आधा चेहरा धंस गया और गाल की हड्डी टूट गई। मृत्यु की तलाश। विलय। सब लोग दंग रह गए। तुम तो मछुआरे हो। एक मछुआरे का दूसरे मछुआरे से लड़ना सच में किसी आत्मा राक्षस के साथ विलय की मांग करता है। वो चेन भी अचंभित था, लेकिन सार्थक की ताकत देखकर वह सचमुच दंग रह गया। ये 9वें स्तर का मछुआरा था। ली दाओ ने अब सार्थक को कम आंकना बंद कर दिया था। अब यह मौत की लड़ाई थी, और जो कोई भी उसे फिर से कम आंकने की हिम्मत करेगा, उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अचानक एक मोटी काली मछली शून्य से ली दाओ के शरीर में प्रवेश कर गई, और उसकी आभा अचानक बढ़ गई। उसने दहाड़ लगाए और सार्थक पर हमला कर दिया। पास ही किसी ने चिल्लाकर कहा, सावधान रहो। आयन हेडफिश का शरीर तांबे और लोहे की हड्डियों से बना है। उसकी शारीरिक शक्ति कम से कम 30% बढ़ गई है। सार्थक ने कहा, ओह 30%। आग बबूला। सभी ने देखा कि छोटा सा सार्थक अचानक बहुत मोटा हो गया था। उसकी नसें उभरी हुई थीं और आंखें लाल हो गई थीं। टकराना। ली दाओ पहले से भी तेज गति से फिर से उड़ने लगा। हवा में ही उसने खून थूका। वह इस बात से हैरान और परेशान था कि सार्थक अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। ली दाओ के उतरने से पहले ही उसने अपने सिर की ओर एक छड़ी की छाया को सीधे आते देखा, जिससे वह चौंक गया। लेकिन हवा में रहते हुए वह क्या कर सकता था। कब ली दाओ जमीन पर गिर पड़ा, वार से उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया था। आयन हेडफिश के साथ सम्मिलन होने के बावजूद वह इतने भीषण हमले को सहन नहीं कर सका। आयन हेडफिश के साथ सम्मिलन से उसकी शक्ति में मुश्किल से 30% की वृद्धि हुई थी, जबकि सार्थक के भयंकर हमले ने उसकी शक्ति को दोगुना कर दिया था। शक्ति में अंतर स्पष्ट था। बैंगनी रंग की बांस की छड़ी लहराते हुए सार्थक ने एक ही वार में ली दाओ की छाती को भेद दिया और डर से लगभग कांप रहे टाइगर हेड गैंग के सदस्यों से चिल्लाकर कहा, ली जू को बता देना कि मैं उसे जल्द ही उसके बेटे से मिलने भेजूंगा, इसलिए उसे कहना कि वह ज्यादा चिंतित न हो। सार्थक का चेहरा संघर्ष के भाव से विकृत हो गया, फिर उसका शरीर सिकुड़ता हुआ प्रतीत हुआ और अपनी मूल अवस्था में लौट आया। पुकारना। सार्थक लड़खड़ा गया, मानो खुद पर से नियंत्रण खो बैठा हो, लेकिन सौभाग्य से लड़ाई जल्दी ही समाप्त हो गई। लगता है कि वह अभी तक फ्यूरी स्किल को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया है। ये बहुत शक्तिशाली है। ली गैंग और ली किंग पहले से ही अचंभित थे। जब उन्होंने सार्थक के लड़खड़ाते कदम देखे, तो वे तुरंत उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़े। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। तियानशुई गांव में पहली बार किसी मछुआरे ने मछली पकड़ने के उस्ताद की हत्या की थी। उसने न केवल उसे मार डाला, बल्कि सार्थक स्वयं पूरी तरह से सुरक्षित था, उसे खरोंच तक नहीं आई थी। ये किस प्रकार की असाधारण प्रतिभा थी। ... टाइगर हेड गैंग। ली जू की आंखों में ठंडी रोशनी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सार्थक ने ली दाओ को सीधे मार डाला। जी हाँ मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। हालांकि सार्थक ने किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। ली दाओ को मारने के बावजूद वह बेहद कमजोर था और उसने बहुत ऊर्जा खर्च की होगी। ली जू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सार्थक को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। पहले ली लांग, फिर ली दाओ, 2 मछुआरे उसके हाथों मारे गए थे। ये लड़का बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसे शक था कि सार्थक शायद अपनी असली आध्यात्मिक शक्ति को छिपा रहा है, वरना वह इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकता था। ... ग्राम प्रधान का घर। क्या सार्थक का मुकाबला फिशिंग मास्टर से होने वाला है? गांव का मुखिया स्तब्ध रह गया, उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी छा गई। क्या सच में उस बूढ़े ने उसे कोई शक्तिशाली युद्ध तकनीक सिखाई थी? यही बात होगी। तियानशुई गांव में केवल बूढ़ा जियांग ही सचमुच रहस्यमय था, एकमात्र बूढ़ा जिसे वह न तो समझ पाया और न ही हरा पाया। सार्थक की किस्मत अच्छी है, क्या इसीलिए सार्थक शहर नहीं गया? ... उस दिन पूर्वी बाजार हो या पश्चिमी बाजार, पूरे तैरते द्वीप पर हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा था, जो दशकों में तियानशुई गांव में हुई एक बड़ी घटना थी। एक मछुआरे द्वारा अपने मछली पकड़ने वाले गुरु का सिर काट देना, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं सुना गया था। रात काफी हो चुकी थी। सार्थक ली किंग को घसीटते हुए ले गया और पूछा, टाइगर हेड गैंग का खजाना कहाँ है? ली किंग ने तुरंत सार्थक को रोकते हुए कहा, युवा स्वामी, आप वहां नहीं जा सकते। वह टाइगर हेड गैंग का गढ़ है। वहां न केवल कुशल मछुआरे पहरा दे रहे हैं, बल्कि कम से कम दर्जनों उच्च कोटि के मछुआरे भी मौजूद हैं। अगर लड़ाई छिड़ गई तो ली जू स्वयं बहुत जल्द वहां पहुंच जाएगा, और इसके परिणाम अप्रत्याशित होंगे। सार्थक, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सीधे हमला कर सकता हूं?
आज मेरा मुख्य उद्देश्य इलाके का जायजा लेना है ताकि मैं बाद में सही कदम उठा सकूं। समय बर्बाद करना बंद करो और मुद्दे पर आओ। ली किंग। अभी ली किंग को भगा देने के बाद सार्थक ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुमने मेरे धन का स्रोत काट दिया है, तुमने मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत काट दिया है, आज मैं तुम्हारे सारे खजाने चुरा लूंगा। अध्याय 84 खजाने का नक्शा। अंधेरे में सार्थक ने अपने चेहरे को मछली की काली खाल के एक टुकड़े से ढक लिया। लिटिल ब्लैक, जब तुम बाद में अंदर जाओ तो जितना सामान तुम उठा सको उतना ले आना। अगर तुम बड़ी चीजें नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं, सारी छोटी छोटी चीजें ले जाना, समझे? लिटिल ब्लैक ने उठ जाने से पहले सार्थक के चेहरे को स्नेहपूर्वक रगड़ा। सार्थक आश्चर्यचकित था, ये सोचकर कि क्या वे प्रेत प्राणी मछली थे या आत्माएं। यदि वे मछली थे तो पानी के बिना कौन सी मछली उड़ सकती है, लेकिन यदि वे आत्माएं थे तो वे तैर सकते थे, खा सकते थे और भयंकर रूप से काट सकते थे। सार्थक ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और दूर के जंगलों में निर्गतिशील अवस्था में लेटा रहा, वनस्पतियों के रंग में घुल मिल गया। कुछ देर बाद जियाओ ही एक छोटी बोतल लेकर आया। सार्थक को आश्चर्य हुआ कि यह क्या है, लेकिन जब उसने इसे खोला तो पाया कि यह आत्मा को पुनःपूर्ति करने वाली गोलियों की बोतल थी। हे थोड़ा सा मुनाफा। सार्थक के काम खत्म करने के बाद जब उसने देखा कि लिटिल ब्लैक अभी भी स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल को ध्यान से देख रहा है, तो सार्थक ने उदास चेहरे के साथ एक गोली उसके मुंह में डाल दी और फिर खुशी खुशी वापस उड़ गया। दूसरी बार जियाओ ही लगभग 100 मध्यम श्रेणी के मोतियों से भरा एक थैला लेकर लौटा। सार्थक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता नहीं था कि उसके बारबेक्यू स्टॉल ने कितना पैसा कमाया था और उसने गिना भी नहीं था, लेकिन थोड़ा पैसा चुराना ठीक था। जब उस छोटे काले कुत्ते ने 1 दर्जन से अधिक पैसों के थैले ढो दिए तो सार्थक इसे और सहन नहीं कर सका। लिटिल ब्लैक, चलो कुछ और चुराते हैं। ये चीज खाने लायक नहीं है, इसके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कमजोर है कि असरदार नहीं है। चलो कोई ऐसी चीज चुराते हैं जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा हो, या कोई बहुत कीमती चीज जैसे कोई छोटी बोतल या छोटा डिब्बा। लिटिल ब्लैक बहुत जल्दी आया और चला गया। सार्थक ने अनुमान लगाया कि एक चक्कर लगाने में लगभग 5 मिनट लगे और अब तक इसमें केवल 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा था, जबकि खजाने की रखवाली करने वाले लोग समुद्री खीरे खा रहे थे। 5 मिनट बाद लिटिल ब्लैक को एक छोटा सा डिब्बा मिला। सार्थक ने उसे खोला और देखा, वाह, एक स्पिरिट फ्रूट। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि सार्थक ने तुरंत डिब्बा बंद कर दिया। सार्थक, लिटिल ब्लैक, बस इसे चुरा लो, अगर कुछ और भी हो तो हम आपस में ही चुरा लेंगे। दुर्भाग्यवश सार्थक को निराशा हुई क्योंकि वहां केवल 2 ही आध्यात्मिक फल मिले। इससे वह बहुत निराश हुआ। क्या यह नहीं कहा गया था कि ली जू ने आध्यात्मिक फलों को खोजने के लिए कई लोगों को भेजा था? आखिर उन्हें केवल 2 ही कैसे मिले? सार्थक ने कभी सोचा भी नहीं था कि जहां आध्यात्मिक फल होते हैं वहां शक्तिशाली रक्षक जीव भी अवश्य होते हैं। जिस समुद्री अजगर से उसका सामना हुआ वह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। उसके हाथों में मौजूद इन 2 आध्यात्मिक फलों के कारण ही टाइगर हेड गैंग के दर्जनों सदस्य मारे गए थे। अगर ली जू को पता चलता तो वह बहुत क्रोधित होता। अगले दिन गर्जन, कुछ निकम्मे लोगों ने मेरा खजाना चुरा लिया। ली जू लगभग पागल हो गया था। अंदर की सारी छोटी चीजें गायब थीं, एक भी मिठाई नहीं बची थी। हथियारों जैसी बड़ी चीजों पर पता नहीं क्यों दांतों के निशान थे। कुछ तो खाए भी गए थे, लेकिन भला हथियार कौन खाएगा? इस बीच सार्थक घर पर बैठकर बड़े चाव से अपने खजाने को खंगाल रहा था। उसके पास एक पूरा थैला भरा हुआ था। केवल 2 आध्यात्मिक फल ही काफी कीमती थे, बाकी छोटी मोटी चीजों की तो बात ही छोड़िए। स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल्स की 3 बोतलें, जिनमें से आधी शियाओ ही को दी गईं, जिससे 7500 पॉइंट्स आध्यात्मिक ऊर्जा बची। बुरा नहीं है। 1314 मध्यम श्रेणी के मोती। टाइगर हेड गैंग बहुत गरीब है। इतने लंबे समय तक इतना दबदबा बनाए रखने के बाद उनके खजाने में बस इतना ही पैसा बचा है। सार्थक को यह नहीं पता था कि टाइगर हेड गैंग के खजाने में वास्तव में मध्यम श्रेणी के मोतियों का एक बड़ा बक्सा था, लेकिन लिटिल ब्लैक उसे ले जाने में असमर्थ था। आयरन फिश बॉडी टेम्परिंग लिक्विड की 27 बोतलें। धिक्कार है, टाइगर हेड गैंग वाकई बहुत अमीर है, उन्होंने इतना सारा स्टॉक जमा कर रखा है। ये चीज कभी कभी अनमोल और मुश्किल से मिलने वाली होती है, हम शरीर को तपाने के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। अरे बाप रे, खजाने का नक्शा। सार्थक दंग रह गया। उसने तुरंत बाकी सब कुछ एक तरफ रख दिया और एक डिब्बे में खजाने का नक्शा ढूंढ निकाला।
वह इतना उत्साहित था कि अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा था। सार्थक ने अपने हाथ में मछली की खाल खोली, जिससे एक छोटा सा नक्शा दिखाई दिया। नक्शे के मध्य भाग में तैरते हुए द्वीप का स्थान दर्शाया गया था और उसके नीचे मछली पकड़ने के सामान्य क्षेत्र थे। हालांकि नक्शे में समुद्र की सतह के बजाय पानी के नीचे की स्थलाकृति दिखाई गई थी, जिस पर कई स्थान अंकित थे। इनमें प्रवाल भित्ति समूह, सांपों के गड्ढे, पानी के नीचे के पत्थर के जंगल और जेलीफिश के आवास जैसे दर्जनों स्थान शामिल हैं। इनमें से 3 स्थानों को खतरनाक के रूप में चिन्हित किया गया है। एक तो वह समुद्री क्षेत्र है जहां आत्मा को सोखने वाली जेलीफिश रहती हैं, दूसरा एक पानी के नीचे की गुफा है और तीसरा एक जहाज दफनाने का गड्ढा है। इन तीनों स्थानों के आसपास नाव दफन गड्ढा नाम को घेरा गया था। सार्थक ने माथे पर शिकन डाली। उसने इनमें से किसी भी जगह के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन सिर्फ नामों से ही वह समझ गया था कि ये जगहें अच्छी नहीं हैं। जहाज़ों के मलबे वाले गड्ढों में तो एक से ज्यादा जहाज डूबे ही होंगे, लेकिन जहाज वहां क्यों डूबेंगे? क्या ये बरमूडा ट्रायंगल जैसी कोई दोषपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र वाली जगह हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर चुंबकीय क्षेत्र दोषपूर्ण होता तो ये पूरा इलाका ही खतरनाक होता। भला भला एक साधारण मछली पकड़ने के इलाके में जाने की हिम्मत कैसे करेगा? सार्थक ने सोचा कि ली जू ने शायद इस जगह का पता लगाया होगा, लेकिन वह महज सौभाग्य से बच गया। वरना उसे कैसे पता चलता कि वहां बड़ी संख्या में मछुआरे नावें डूब गई थीं। अगले दिन सार्थक ने ली किंग को ढूंढ लिया। सार्थक चाचा किंग, क्या आप जानते हैं कि जहाज दफनाने का गड्ढा क्या होता है? ली किंग का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने जल्दी से कहा, युवा स्वामी, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। वो एक खतरनाक जगह है। ली किंग की तीव्र प्रतिक्रिया देखकर सार्थक ने अनुमान लगाया कि क्या चल रहा है। पहले तुम मुझे बताओ, मैं अभी भी समुद्र में जाने पर प्रतिबंध की अवधि में हूं, इसलिए समुद्र में जाना अगले 2 महीने तक संभव नहीं होगा। ली किंग ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कुछ डर था। युवक स्वामी, हमारे सामान्य मछली पकड़ने के क्षेत्रों में भी कई खतरे हैं, लेकिन ये खतरे खुलेआम नहीं होते। और हमारे मछली पकड़ने के क्षेत्रों में सबसे भयानक बात यह जहाज़ों के मलबे का गड्ढा है। कहा जाता है कि हर साल दर्जनों मछुआरे वहां गायब हो जाते हैं। युवक स्वामी, क्या आपको पता है कि नेता ओह, ली जू को शरीर और चेहरे पर चोटें कहां से आईं? सार्थक ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या तुमने ये सब यहीं इस जहाज के मलबे वाले गड्ढे में किया? ली किंग, हाँ, बिल्कुल सही। उस समय ली जू एक उच्च कोटि का मछुआरा था। हालांकि वह अभी शिखर पर नहीं पहुंचा था, पर उससे ज्यादा दूर भी नहीं था। उसने सुना कि उसके कई जहाज वहां गायब हो गए हैं, इसलिए वह खुद जांच करने गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ? एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में ली जू बुरी तरह घायल होकर लौटा और उसके साथ गए लोगों में से कोई भी वापस नहीं आया। उसके शरीर पर कम से कम 100 घाव थे। हालांकि वह सौभाग्य से बच गया, लेकिन उसकी शक्ल और शरीर पर पड़े भयानक निशान कभी नहीं मिटाए जा सकते। सार्थक ने तुरंत सवाल पूछा, उसे टाइगरफिश कहाँ से मिली? ली किंग एक पल के लिए रुका, फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं। टाइगरहेड मछली आत्मा अवशोषक जेलीफिश के क्षेत्र में मिली थी। लेकिन आप वहां नहीं जा सकते, युवा स्वामी। उस क्षेत्र में ज्यादा लोग मछली पकड़ने नहीं जाते। हम अपने बाजार में आत्मा अवशोषक जेलीफिश भी बेचते हैं, लेकिन उन्हें खरीदने वाले कम ही हैं। ये जेलीफिश दूसरी मछलियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेती हैं। अगर कोई वहां नीचे चला जाए तो उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा आसानी से खत्म हो सकती है और वह समुद्र में डूबकर मर सकता है। उस समय ली जू 20 से ज्यादा लोगों को लेकर उस जगह की खोज पर गया था, लेकिन केवल 7 ही वापस लौटे। बाकी सब मर गए। सौभाग्य से उसे अपना इनाम भी मिला और टाइगरहेड मछली भी मिल गई। सार्थक तुरंत समझ गया और फिर पूछा, क्या आपको पता है कि पानी के नीचे की गुफा कहाँ है? ली किंग कुछ पल के लिए अवाक रह गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारे सामान्य मछली पकड़ने के क्षेत्रों का समुद्र तल। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ठीक है, लगता है ये कारोबार कुछ समय तक नहीं चल पाएगा। तुम और गांगाजी को थोड़ा आराम करना चाहिए। घर पर कुछ ड्रिंक्स ले लो और बाहर मत जाओ। जी हाँ, युवा स्वामी। बागान लौटते समय सार्थक गहरी सोच में डूबा हुआ था। आत्मा चूसने वाली जेलीफिश वाला इलाका शायद एक अवसर प्रदान कर सकता था। संभवतः वहां कभी टाइगरफिश रहती थी, लेकिन ली जू उसे ले गया था। हालांकि अन्य अवसरों की संभावना कम ही थी। यदि ऐसा हुआ भी तो ली जू की पहली यात्रा के बाद सुरक्षित लौटने की आदत को देखते हुए वह निश्चित रूप से दूसरी बार जाएगा।
सार्थक को पक्का पता नहीं था कि ली जू कभी पानी के अंदर वाली गुफा में गया भी था या नहीं। दो ही संभावनाएं थीं, या तो ली जू कभी गया ही नहीं था, या फिर गया तो था पर उसे मौका ही नहीं मिला। अगर दूसरी बात सही थी तो ठीक था, कम से कम वह सुरक्षित लौट तो सकता था। लेकिन अगर पहली बात सही थी और ली जू किसी डर की वजह से नहीं गया था, तो इस पर विचार करना जरूरी था। लेकिन सार्थक डरा नहीं था। ये खजाना था। खजाना खोजना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन क्या खजाना खोजने वाले डरते हैं? क्या वे उस समय कभी डरते थे? नहीं, सभी खजाना खोजने वाले रोमांच की भावना से भरे होते हैं। वे सभी अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हे जहाज दफनाने वाले गड्ढे में जरूर कोई बड़ा अवसर छिपा होगा। हमें उस जगह जरूर जाना चाहिए। अध्याय 85 जहाज दफन गड्ढा। वृक्षारोपण। बहन शियाओकिन, क्या मैं आपसे किसी बात पर चर्चा कर सकती हूँ? जियांग-किन, हम। सार्थक, क्या आप मेरा प्रतिबंध हटा सकते हैं? मैं 1 महीने से अधिक समय से समुद्र में नहीं गया हूँ और मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा है। जियांग-किन, नहीं, ली जू की ताकत वापस आ गई है। अगर तुम अभी समुद्र में जाओगे तो वह तुम्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बना सकता है। अब खुद को इतना शक्तिशाली मत समझो। ली जू भी जीवन और मृत्यु के बीच से गुजरा है। तुम उसे मार नहीं सकते। सार्थक, मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं समुद्र में जा रहा हूं और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगर सब कुछ विफल हो जाए तो मेरे पास अभी भी वह मछली पकड़ने वाली नाव है जो फोंजे ने मुझे दी थी। क्या ली जू की घटिया नाव गति में मेरी मछली पकड़ने वाली नाव का मुकाबला कर सकती है? जियांग-किन, ये काम नहीं करेगा। अभी तुम्हारा मुख्य ध्यान साधना पर होना चाहिए। जब तुम मत्स्य पालन में महारत हासिल कर लोगे तब मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। सार्थक परेशान था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मुक्ति पाना नहीं चाहता? समस्या यह है कि मेरे पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, इसलिए मैं मुक्ति नहीं पा सकता। सार्थक ने आह भरी। हाल ही में लगातार लड़ाइयों के कारण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा काफी कम हो गई थी। उसने टाइगर हेड गैंग द्वारा लाए गए सभी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने वाले दाने और फल खा लिए थे, और अपनी बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा से भी वह केवल 50,000 से 60,000 अंक ही हासिल कर पाया था। ये निश्चित रूप से एंगल स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। वॉर्ड फिशिंग तकनीक के नियमों के अनुसार इस बाधा को पार करने के लिए कम से कम 50,000 आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके बाद उसे अपने शरीर में बदलाव करने होंगे और खुद को शुरुआती एंगल स्तर के शिखर तक पहुंचाना होगा, जो 50,000 आध्यात्मिक ऊर्जा से संभव नहीं था। उस रात काफी हो चुकी थी। सार्थक चुपके से निकल गया और सीधे हवाई अड्डे की ओर चल पड़ा, जहां उसकी सफेद मछली पकड़ने वाली नाव अभी भी तैरते हुए द्वीप पर चट्टान के बीचों बीच अटकी हुई थी। हवाई अड्डे पर ड्यूटी पर तैनात लोगों का एक समूह था। वे बातें कर रहे थे और समुद्री खीरे तोड़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज गिर गई हो। कौन? चलिए जाकर देखते हैं। सार्थक दूसरी तरफ से चट्टान के उस पार छलांग लगाकर पहुंचा। जैसे ही वह गुजरा, किसी ने उनकी तरफ देखा और लगभग उसे देख ही लिया। सार्थक इस समय दोनों हाथों से चट्टान के किनारे को कसकर पकड़े हुए था, ऐसा कारनामा जो ज्यादातर लोग करने की हिम्मत नहीं करते। गिरने का मतलब लगभग निश्चित रूप से मौत होती। अरे, समुद्र में जाने पर प्रतिबंध। मुझे क्यों प्रतिबंधित कर रहे हो? इस बार मैं 5 दिन और 5 रातें दूर रहूंगा। कुछ ही देर में सार्थक एक चोरी की मछली पकड़ने वाली नाव को चलाते हुए अपनी खुद की नाव तक पहुंच गया। क्षण भर बाद सार्थक पानी पर उतरा और खुशी से चिल्ला उठा, हा, आखिरकार आजाद हो गया। अब भी मुझे कैद करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? ... वृक्षारोपण। बूढ़ा आदमी, क्या तुम इस बच्चे को यूं ही बाहर जाने दोगे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे संभाल पाओगे? जियांग-किन, उसके पास एक राज है। आप बता सकते हैं कि वह इसे 1 महीने से अधिक समय से छिपाए हुए है। बूढ़ा आदमी, हाँ, बस समुद्र में मारे मत जाना। क्या एक सच्चा आत्मा संग्राहक बनना बेहतर नहीं है? इस सब बकवास में क्यों पड़ना? बेशक सार्थक इस समय ये शब्द नहीं सुन सकता था। वह खजाने का नक्शा पकड़े हुए था और अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। आधे घंटे बाद सार्थक रुक गया। वह घबराया हुआ और उत्साहित दोनों महसूस कर रहा था। क्या वह एक और खजाने की खोज पर निकलने वाला था? सार्थक बहुत उत्साहित था। उसके पास ली जू से कहीं ज्यादा तरकीबें थीं और उसे विश्वास था कि अगर वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करे तो वह उस समय ली जू को टक्कर दे सकता है जब उन्होंने जहाज के मलबे वाले गड्ढे की खोज की थी।
इसके अलावा उसके पास उड़ने वाली ड्रैगन तकनीक भी थी, इसलिए अगर कोई खतरा हो भी तो कम से कम उसके पास बचने का मौका तो होगा। अत्यंत प्रसन्न होकर सार्थक ने ब्लैकी और व्हाइटे को बुलाया और छप छप करते हुए समुद्र में कूद गया। 1 महीने से अधिक समय तक भोजन करने के बाद ब्लैकी और व्हाइटे छठे स्तर के आध्यात्मिक प्राणी बन गए थे और अब सार्थक को पहले स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र में पाए जाने वाली लगभग सभी प्रकार की मछलियों को पकाने में मदद कर सकते थे। कुछ देर बाद सार्थक समुद्र से निकलकर नाव पर चढ़ गया और खजाने के नक्शे को देखते हुए अपना सिर खुजलाने लगा। 1 मिनट रुको, नीचे कोई जहाज का मलबा नहीं है। क्या हम गलत रास्ते पर आ गए? लीजू, तुम बेवकूफ, तुम्हें कम से कम दिशा तो बता देनी चाहिए थी। तुमने मुझे घंटों तक उल्टी दिशा में दौड़ाया। आधे घंटे से भी अधिक समय बाद सार्थक ने उस छोटे काले जीव से कहा, क्या तुम तैयार हो? चलो खजाने की ओर चलते हैं। धड़ाम। पानी के अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन सार्थक बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। मछली पकड़ने के अपने कौशल को चरम सीमा तक निखारने के कारण उसकी आंखें पहले से ही अधिकांश अंधेरे पानी के अनुकूल हो चुकी थीं। अरे वाह, अभी भी बहुत सारी मछलियां हैं। क्या वे फिर से गलत जगह चले गए? पानी के 30 मीटर की गहराई पर सार्थक ने एक सांप देखा जो कम से कम 4 या 5 मीटर लंबा था। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इतना बड़ा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? लिटिल ब्लैक, जाओ उसे काटकर मार डालो। सार्थक नीचे की ओर बढ़ता रहा, लेकिन जितना आगे वह जाता गया उसे उतनी ही कम मछलियां मिली और किसी कारणवश उसे बेचैनी महसूस होने लगी। क्या हम पर नजर रखी जा रही है? बिल्कुल नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। जैसे जैसे सार्थक 30 मीटर और गहराई में गोता लगाता गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने 10 मीटर से भी कम चौड़ी एक लंबी खाई देखी, जिसकी गहराई अज्ञात थी। खाई के दोनों ओर अनगिनत जहाजों के मलबे घनी आबादी में बिखरे पड़े थे। तभी सार्थक को अपनी कलाई में तेज दर्द महसूस हुआ। क्या लौकी की वजह से कोई प्रतिक्रिया हो रही थी? सार्थक की आंखों में चमक आ गई और उसने अपनी वास्तविक दृष्टि को सक्रिय कर लिया। उसने देखा कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा असाधारण रूप से सघन थी, विशेषकर खाई में, जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन थी कि मानो वह छलकने ही वाली थी। वाह, एक अनमोल खजाना! सार्थक अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसे वह मिल गया था। तब तक जियाओ हेई सांप को मार गिरा चुका था। सार्थक ने इशारा किया, जियाओ हेई को अंदर जाकर छानबीन करने का संकेत दिया। कोई और रास्ता नहीं था। इतनी संकरी खाई में अप्रत्याशित घटना होने पर भागना मुश्किल हो जाता, इसलिए छानबीन करना आवश्यक था। इसी बीच सार्थक ने सावधानीपूर्वक एक डूबे हुए जहाज पर कदम रखा। वर्षों तक पानी में डूबे रहने के कारण गहरे हरे रंग की समुद्री शैवाल ने जहाज के बाहरी हिस्से को लगभग पूरी तरह से ढक लिया था और जमीन थोड़ी फिसलन भरी थी। जहाज के मलबे के पास कई खंडित मानव हड्डियां मिली, जिनसे संकेत मिलता है कि पीड़ितों की मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी थी। कई हड्डियां टूटी हुई थीं, जो संभवतः किसी भीषण टक्कर के कारण हुई थीं। फुफकार, ओम! सार्थक तेजी से मुड़ा, उसके हाथ से बैंगनी रंग की बांस की छड़ी चमक उठी और वह डूबे हुए जहाज से दूर कूद गया। अगले ही पल उसने देखा कि लगभग 2 मीटर लंबा एक केकड़ा क्षतिग्रस्त जहाज पर प्रकट हुआ। अरे बाप रे, एक विशालकाय नीला केकड़ा! पुकारे। सार्थक ने सहज ही पलटवार किया और एक जोरदार आवाज के साथ वह कई मीटर पीछे जा गिरा। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे 3-4 मीटर लंबी एक बड़ी सी मछली दिखाई दी। लगभग तुरंत ही आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होकर सार्थक तेजी से आगे बढ़ा और अपनी तलवार को उस मछली के सिर में घोंपकर उसे तुरंत मार डाला। उसी समय सार्थक उस क्षेत्र से दूर चला गया। कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ के सभी जीव विशालकाय हैं। सार्थक उस जगह को टकटकी लगाकर देखता रहा जहाँ नाइफ फिश गिरी थी। कुछ ही देर में एक केकड़े का पंजा दिखाई दिया, उसके बाद कई बड़े नीले केकड़े निकले। नाइफ फिश का शव फटते ही पास के जहाज के मलबे से कई बड़े नीले केकड़े बाहर निकल आए। सार्थक को रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया, वह बस थोड़ा बड़ा है, ज्यादा ताकतवर नहीं। लिटिल ब्लैक कैसा है? अचानक सार्थक के बगल में मौजूद छोटा सा सफेद जीव तेजी से खाई की ओर तैरने लगा। लिटिल व्हाइट, वापस आओ! सार्थक घबरा गया। क्या लिटिल ब्लैक किसी खतरे में फंस गया था? लेकिन रुकिए, कौन सा प्राणी लिटिल ब्लैक को ढूंढ सकता था और कौन सा प्राणी एक आत्मा प्राणी को मार सकता था? सार्थक ने चारों ओर नजर डाली। हालांकि बड़ी संख्या में नीले केकड़े बाहर निकले थे, लेकिन उनमें से बहुत कम ही खाई में रेंग रहे थे। चलो जोखिम उठाते हैं। सार्थक खाई में घुसते समय डरा नहीं था।
वह एक बार ऑक्सीजन टैंक के बिना पानी के नीचे की गुफाओं को पार कर चुका था और वह मछलियों के स्वभाव को जानता था। वे परिचित चीजों का शिकार करती हैं और केवल कुछ ही आक्रामक मछलियां मनुष्यों जैसे अजनबी जीवों में रुचि रखती हैं। बेशक वह इस मछली के बारे में निश्चित नहीं था। खाई का सबसे उथला हिस्सा ज्यादा गहरा नहीं था, लगभग 50 मीटर ही था। हालांकि जैसे जैसे सार्थक ने आगे खोजबीन की, खाई का सबसे गहरा हिस्सा लगभग 300 मीटर तक पहुंच गया। सार्थक को बहुत गर्व हुआ। भला पहले कौन 90 मीटर गहरे इलाके में जा सकता था। खाई की तलहटी में भी जहाजों के मलबे बिखरे पड़े थे, जिनमें से कुछ अभी भी सीधे खड़े थे। सार्थक सांस लेने के लिए ऐसे ही एक सीधे खड़े जहाज के मलबे पर खड़ा हुआ, तभी उसने खाई की तलहटी में एक विशाल गुफा देखी। ऊपर से देखने पर खाई का तल सनकरा नहीं दिखता, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाई के तल पर स्थित पानी के नीचे की गुफाएं अज्ञात स्थानों की ओर ले जाती हैं और अंदर का स्थान काफी विशाल प्रतीत होता है, लेकिन सार्थक ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। वह छोटा सा सफेद प्राणी सार्थक के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, कभी कभी गुफा के अंदर चला जाता था, मानो सार्थक को बुला रहा हो। सार्थक, कोई जल्दी नहीं, मुझे कोशिश करने दो। सार्थक ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी निकाली, कांटे पर एक खंजर लपेटा और उसे सीधे गुफा में फेंक दिया। खंजर गुफा में 30 मीटर से भी कम दूरी तय कर पाया था कि अचानक तल पर रेत से एक राक्षस उछलकर निकला और उस पर झपट पड़ा। सार्थक को शर्म आ रही थी, शुक्र है कि वह जल्दबाजी में अंदर नहीं गया, वरना अश्वेत न होने के कारण वह निश्चित रूप से निशाना बन जाता। मछली पकड़ने का कांटा झट से समेट लिया गया और राक्षस झपट्टा मारकर उसका पीछा करने लगा। इसके अलावा सार्थक ने देखा कि आसपास की रेत फूल रही थी, मानो कुछ हलचल हो रही हो। सार्थक, हाँ, मैं देखना चाहूंगा कि यह चीज क्या है। जैसे ही वह चीज रेत से बाहर निकली और अपना असली रूप दिखाया, सार्थक तुरंत उछलकर ऊपर की ओर तैरने लगा। उसने क्या देखा? वह 2-3 मीटर लंबी चीज मछली नहीं थी, वह तो एक विशालकाय मेंटिस झींगा थी। मैं तुम्हें रेम फेंक दूंगा।